बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर की खबर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। प्रोग्राम में नाज़रीन सबसे पहले हम बात करेंगे इलेक्शन कमीशन की जानिब से सदर मुमलिकत के लिखे गए ख़त का जवाब दिया गया है और साफ अल्फाज में इलेक्शन कमीशन की जानिब से बता दिया गया है कि चूँकि सदर मुमलिकत ने जो असम्बलियाँ तहलील की वो 58(1) के तहत तहलील की, जो कि वज़ीर-ए-आज़म की एडवाइस पे तहलील की गई। इसमें उन्होंने 58(2)B का जो इख्तियार है उसका इस्तेमाल नहीं किया, इसलिए जो इलेक्शंस हैं उसकी तारीख देने का इख्तियार जो है वो इलेक्शन कमीशन के पास है। साथ साथ ये हवाला भी दिया गया कि इलेक्शन एक्ट में जो तरमीम की गई है उसके बाद इलेक्शन कमीशन इस बात का मजाज है कि वो इलेक्शन की तारीखें देगा, लिहाजा 90 रोज़ में इलेक्शन होना या जिस तारीख को भी इंतखाबात कराए जाएँ इसकी तारीख देने की जिम्मेदारी जो है वो इलेक्शन कमीशन के पास है। और सदर मुमलिकत अब अपनी जो पोजीशन है उसका इस्तेमाल करते हुए इलेक्शन कमीशन को मजबूर नहीं कर सकते या इलेक्शन कमीशन से तारीख नहीं ले सकते, और यही वजह है कि मुलाकात करने से भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने माजरत कर लिया है। दूसरी जानिब हमने आज जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ रहनुमाओं की जानिब से मजम्मत देखी और उन्होंने कहा कि जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं वो मुख्तलिफ सफ़ीरों से मुलाकात कर सकते हैं तो फिर सदर मुमलिकत से मुलाकात क्यों नहीं कर सकते, और इस किस्म का जवाब देना सदर मुमलिकत को या ख़त का जवाब देना। बहरहाल अब ये एक अलग कानूनी बहस है कि अब जो तरामीम हुई हैं इलेक्शन एक्ट में, क्योंकि हुकूमत जो है वो जाते जाते काफ़ी कवानीन में तरामीम करके गई है और इसमें मुख्तलिफ एक्ट्स हैं, मुख्तलिफ चीज़ें हैं, लेकिन यहाँ एक बहस ये भी है कि क्या जो कवानीन बनाए जाते हैं जो कि आइन से बनाए जाते हैं, जो कि फंडामेंटल है, तो क्या वो कवानीन आइन पे असरअंदाज हो सकते हैं? यानी आइन में जो स्टैट्यूटरी लिमिटेशंस दी हैं, ये एक कानूनी लफ्ज़ कहलाता है कि ये लिमिटेशंस जो होती हैं यानी जो पाबंदियाँ होती हैं, अगर किसी चीज़ का वक्त 60 दिन है या किसी चीज़ का वक्त 90 दिन है तो ये स्टैट्यूटरी लिमिटेशन कहलाती है। तो क्या आइन में जो पाबंदियाँ लगाई गई हैं, क्या कवानीन उन पाबंदियों को बाईपास कर सकते हैं? यानी अगर एक आइन के तहत उस फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को लेते हुए कुछ कवानीन बनाए जाते हैं, कोई एक्ट बनाया जाता है, कोई रूल्स बनाए जाते हैं, रेगुलेशंस बनाई जाती हैं, तो क्या वो आइन से बालातर हो जाती हैं? या फिर अगर आइन इस बात की ज़मानत देता है कि जी इतने दिनों में इलेक्शन होने चाहिए, लेकिन कवानीन ये कहते हैं कि चूँकि नई मरदमशुमारी हो चुकी है, उसको इंडोर्स कर दिया गया है, लिहाजा अब नई मरदमशुमारी के तहत जब तक कि नई हल्का बंदियाँ नहीं होंगी उस वक्त तक जो है वो इलेक्शंस नहीं कराए जा सकते। ये बहस अपनी जगह चल रही है। दूसरी जानिब चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो है ना वो देखना ये भी होगा, आज अदालत में समाअत मुलतवी कर दी गई तो क्या कोई रिलीफ मिलने जा रहा है या नहीं मिलने जा रहा। लेकिन अगर रिलीफ मिलता भी है तो अब चूँकि दीगर दूसरे केसेस में भी उनको गिरफ़्तार किया जा चुका है और 9 मई के वाक़यात के हवाले से भी अब उनको एक और केस में गिरफ़्तार करने की इजाज़त दे दी गई है। यानी वो जेल में तो हैं लेकिन अब एक से ज़्यादा केसों में वो जेल में मौजूद हैं, लिहाजा अगर तोशाखाना केस में उनको रिलीफ मिल भी जाए तो बाकी जो दूसरे केसेस हैं जो कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट जो है उसका एक केस है, उसकी FIR कटी है, उसमें गिरफ्तारी है, और साथ साथ जो 9 मई के वाक़यात हुए थे उसके हवाले से भी अब जो है ना उनकी गिरफ्तारी जो है वो यानी उसकी शुरुआत कर दी गई, इजाज़त ले ली गई अदालत से उनको गिरफ़्तार करने के लिए, जो कि ऑलरेडी जेल में मौजूद हैं। बहरहाल इसमें यह भी कहा जा रहा है कुछ लोगों की उनसे मुलाकात हुई है, उनके वकला की, तो उन्होंने कहा जी वो जेल में मौजूद हैं और वो उसी जो सेल है जो उसमें ही मौजूद हैं, उनको जो है जो स्पेशल मराहत का कहा जा रहा था वो नहीं दी गई हैं। बहरहाल इस पर भी बात करेंगे। दूसरी जानिब कराची की अगर हम बात करें तो आज एक बहुत अहम इशू ताजरों के हवाले से रहा। एक तरफ तो तारक रोड पे जो है वो धरना भी दिया गया, एहतजाज किया गया महंगाई के ख़िलाफ़, पेट्रोल और बिजली और मतलब इन तमाम चीज़ों में अशाया खुरनोश में जो कीमतों में इजाफा है उसके ख़िलाफ़ एहतजाज किया गया। दूसरी जानिब आपको ये बताते चलें कि टिम्बर मार्केट में आज एक इलेक्ट्रिक की टीम पहुंची जो कि बिजली काटने जा रही थी, ना दहिंदगी की वजह से उस टीम को रोका गया। उन्होंने कहा जी हम के इलेक्ट्रिक को इस बात की इजाज़त नहीं देंगे कि वो बिजली मुनक़ता करे, वो भी ताजरों की टिम्बर मार्केट की, और वहाँ पे थोड़ी सी मुबैना हाथापाई भी हुई। उसके बाद के इलेक्ट्रिक के जो नुमाइंदे थे उनको बैठा लिया गया टिम्बर मार्केट में ही और तमाम ताजरों को जमा कर लिया गया, और ये के इलेक्ट्रिक से कहा कि जी जब तक आप आगे हमसे मुज़ाकरात नहीं करेंगे हम आपकी टीम को जाने नहीं देंगे। एक तरफ तो के इलेक्ट्रिक में मालिकाना हुकूक पे जो है वो एक तनाज़ा चल रहा है, मुख्तलिफ कंपनीज आमने सामने हैं। दूसरी जानिब अब जबकि ये तमाम चीज़ें सामने आ रही हैं तो ये भी उम्मीद की जा रही है कहीं और ऐसे
ताजिर हजरात या फिर अब आम लोग भी जो है वो बिलों की अदायगी ना करना या कि इलेक्ट्रिक की टीम को जो है ना उसको तशद्दुद का निशाना बनाना, ये चीज़ें ना शुरू हो जाएं। बहरहाल ये हम कोशिश करेंगे कि इसको कंडेम करें, इसको हमें, ठीक है आप टीम को अगर कोई ऐसी बात है आप फोरम यूज़ करें। बहरहाल इस पर हम बात भी करेंगे प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में। शर्जील गोपलानी साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे पूछेंगे कि भाई टीम को रोक लेते, ऐसा क्या हुआ कि आपने जो है ना वो उनको बैठा लिया और उनसे जो सलूक रखा गया, इस हवाले से ही बात करेंगे। बहरहाल नाज़रीन, स्टूडियोज़ में हमें ज्वाइन किया है, रहनुमा हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के और साबिक एडवाइज़र भी रहे हैं वज़ीर आला सिंध के। मेरे साथ मौजूद हैं जनाब इकबाल सांद साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम इकबाल भाई, खुश आमदीद कहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। और अब ये तमाम हालात आपके सामने, एक तरफ तो इंतखाबात हैं, दूसरी जानिब बल्दियाती मसाइल की अगर बात करें तो वो भी अपनी जगह मौजूद हैं। लोग सीवरेज की बात कर रहे हैं, बाकी चीज़ों की बात कर रहे हैं। फिर जमात इस्लामी की जानिब से तो शदीद तनकीद का निशाना बनाया जाता है। तो रोज़ाना के हिसाब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है जिसमें पहला दूसरा एजेंडा यही होता है। क्या कहेंगे आप? बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने इनवाइट किया। देखने वालों को, सुनने वालों को, सबको अस्सलाम वालेकुम। देखिए, जमात इस्लामी की अगर हम बात करें तो मैं अक्सर और बेशतर ये एक जुमला इस्तेमाल करता हूँ जमात इस्लामी के लिए और हाफिज़ नईम रहमान साहब के लिए कि जनाब वो अगर ऐसा ना करें तो वो करें क्या, उनके पास करने के लिए है क्या। कोई एक काम है तो वो सिर्फ यह है कि उन्होंने तनकीद करनी है, तामीर वो कर नहीं सकते, इख्तियारात उनके पास नहीं है तामीर करने के लिए, कुछ अच्छा वो कर नहीं सकते क्योंकि उनका डोमेन नहीं है। एहतजाज वो कर सकते हैं और अपोजिशन उनका राइट है वो करें, लेकिन तनकीद बराए तनकीद ना करें। ऐसा नहीं है कि खुदा न खास्ता शहर में कुछ अच्छा नहीं हो रहा, बहुत कुछ अच्छा भी हो रहा है। मैं इस बात को यहाँ इस तरह लूँगा कि अगर हम ये कहें कि जनाब सभी बहुत बुरा है तो ऐसा नहीं है। यकीनन हमेशा बेहतरी की गुंजाइश रहती है। मैंने तो जब से होश संभाला है हमने यही देखा है कि बेहतरी की गुंजाइश रहती है। और जब भी किसी का भी दौर आया है, मेयर कोई भी रहा हो, चाहे फारूक सत्तार साहब रहे हों, वसीम अख्तर साहब रहे हों, मुस्तफ़ा कमाल साहब रहे हों, नेमतुल्लाह खान रहे हों, जो मैंने अपनी ज़िंदगी में जिनको देखा है, तो उन पर भी तनकीदें होती रही हैं और उन्होंने भी बाजी में यही कहा है कि जी हमें मौका मिलना चाहिए। सही काम कर रहे थे अगर उन पे तनकीद। मैं ये समझता हूँ कि तनकीद बराए तनकीद नहीं होनी चाहिए। जो अच्छा हुआ है उसको अप्रिशिएट भी करना चाहिए, जो बेहतरी हुई है उसको भी हमें कबूल कर लेना चाहिए और अपनी आंखों से वो चश्मा उतार लेना चाहिए जिससे कुछ नजर नहीं आता, अच्छा कुछ नजर नहीं आता। और वो चश्मा जिससे सिर्फ बुरा नजर आता है उसको एक तरफ रखें। हमारा शहर है, हमारा सूबा है, हमारा मुल्क है, कोई ऐसा चश्मा जिससे सब अच्छा नजर आए। मेरे ख्याल है वो ईमानदारी का चश्मा है। उसको ईमानदारी से आप लोग वो ईमानदारी से देखें। देखिए, मैं ये नहीं कहता कि सब अच्छा है, मैं तो कभी भी नहीं कहता कि सब अच्छा है और अभी भी नहीं कहता कि सब अच्छा है। मैं ये भी नहीं कहूंगा कि माजी में जो हमने इक़्तिदार में हम रहे हैं तो उसमें कोई 100% हमने सब अच्छा किया है। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि गुंजाइश रहती है और हमें ये गुंजाइश वाला खाना जो है उसको मद्देनजर हमेशा रखना चाहिए, बेहतरी गुंजाइश। क्योंकि हम तरक्की याफ्ता मुल्क नहीं है डॉक्टर साहब, हम तरक्की पजीर मुल्क है और तरक्की पजीर मुल्क में और स्पेशली कोई ऐसा मुल्क जिसकी फाइनेंशियल कंडीशन जो हमारी हो गई है, इस तरह की फाइनेंशियल कंडीशन हो जाए, उस पर भी हम अपने इदारों को, अपने लोगों को, अपनी हुकूमतों को तरकीद करें जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी बैठे हैं या फिर इंटरनेशनल जो दुनिया है हमें देखती है, वो ये देखती है कि जनाब पाकिस्तान में अच्छा कुछ भी नहीं है। तो जो लोग रेमिटेंस भेजते हैं, जो लोग अपना जो अब बाहर रहकर अपना एसेट अपने मुल्क में बनाना चाहते हैं, वो अपना हाथ खींच लेते हैं। वो अपने यहाँ प्रॉपर्टीज में इन्वॉल्व नहीं होते, इन्वेस्टमेंट नहीं करते, वो किसी कारोबार में पाकिस्तान में वो अपने पैसे इतने भेजते हैं अपनी फैमिलीज को जितना उनका घर चल सके। तो ये सब लॉसेस पाकिस्तान को होते हैं। सर मुझे ये बताएं कि अभी जो निगरान हुकूमत है, मुतमईन है आप इससे? देखें, निगरान कहा जा रहा है 2 से 3 मिनिस्टर्स जो हैं वो आपके हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। सर कहने को तो ये कहेंगे जी पूरी हुकूमत ही हमारी है। आपसे इसलिए आप कह सकते हैं कि नहीं है, अगर ऐसा है तो बता दें। मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसा मिनिस्टर हो जिसको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कहा। 2 से 3 बड़ी अहम मिनिस्ट्रीज हैं जो कि आपके पास हैं मिसाल के तौर पे। बस सर आप मुझसे कहें बल्दियात है, मैं आपको बता देता हूँ। हुकूमत सिंध की बात कर रहे हैं? जी जो निगरान सेटअप है उसकी बात कर रहा हूँ। देखें, ऐसा ज़रूर होता है, जो निगरान सेटअप में लोग हैं वो भी इसी माशरे का हिस्सा हैं, इसी माशरे के रहने वाले हैं, कहीं ना कहीं मरासिम सबके साथ होते हैं। तो बाकी लोग जो हैं डायरेक्टली नहीं, आप कह रहे हैं कि मरासिम सबके साथ होते हैं।
ठीक। मरासिम तो प्राइम मिनिस्टर जो निगरान वजीर आज़म उनके साथ भी होंगे। एमक्यूएम की तरफ से प्रेशर था कि ये बल्दियात वाली मिनिस्ट्री उनको चाहिए थी। ख्वाहिशात सबकी होती है, खुल के बताएं सर, ख्वाहिशात सबकी होती है। यकीनन उन्होंने भी कहीं ना कहीं अपनी डिमांड रखी होगी। हो सकता है कोई उनका भी दिया हुआ नाम ज़ेरे गौर हुआ हो, एडजस्ट हो गया हो, ऐसा नहीं होता। लेकिन आप कंफर्टेबल होते हैं अपने किसी दोस्त के साथ, किसी साथी के साथ, किसी ताल्लुक वाले के साथ, वो टेक्नोक्रेट भी हो। निगरान हुकूमत के साथ कंफर्टेबल है पीपल्स पार्टी? देखिए अभी तक ऐसा कुछ नहीं है जिसकी वजह से हमें कोई परेशानी हो, खुदा ना खास्ता। मैं समझता हूँ कि निगरान हुकूमत जो अपना काम करने आई है उसको अपना काम करना चाहिए, ईमानदारी से करना चाहिए, और ताकि उसको कोई मौका ना दे, कोई ऐसा मौका वो किसी को ना दें कि कोई सियासी जमात हो तो उनके ऊपर तनकीद करें। नोटिस बहुत ले रहे हैं बहुत सारी चीज़ों पे। अच्छी बात है, उनका इख्तियार है, हाँ बिल्कुल लेना चाहिए, काफी एक्टिव नजर आ रहे हैं, होना भी चाहिए इस सूबे के निगरानी से। सिंध में कहीं भी कोई वाकया होता है तो सबसे पहले कोई भी ऐसी चीज होती है चले वो प्रूफ कर रहे हैं कि उनका नाम अगर आया गया है, ठीक आया है, तो बहुत अच्छी बात है। वो निगरान वजीर आला का उनको मनसब दिया गया। और अगर लेकिन हमारे यहाँ एक कॉन्सेप्ट है ना, वो कहते हैं निगरान वजीर आला को या निगरान हुकूमत को सिर्फ डे टू डे अफेयर्स और इलेक्शन कराने पे ऐसा नहीं है, तवज्जो रखनी चाहिए। देखिए काम उनका किस्म की जो काम है ना उससे इलेक्शन में दाखिल हो सकते हैं, ये बात दुरुस्त है। डॉक्टर साहब ऐसा कुछ भी नहीं है। कार्य सरकार चलाने होते हैं, और कार्य सरकार जिस वक्त तक के लिए ये होते हैं इन्होंने ही चलाने होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप सरकार जो है वो सिर्फ इलेक्शन पे फोकस्ड करे और इलेक्शन करवाए और घर चली जाए, तो फिर वो जो दुनियावी निज़ाम है हुकूमतें चलाने का वो कैसे चलेगा। दीगर भी तो बहुत सारे इशूज है ना, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, फाइनेंशियल कंडीशन है, टैक्सेस वसूल करने होते हैं। लॉन्ग करेगी जो ट्रेंड नजर आ रहा है, क्या समझते हैं? देखें एज ए पॉलिटिकल वर्कर अगर आप मुझे पूछे तो मुझे भी ये फील होता है कि शायद बात फरवरी मार्च तक जाएगी। लेकिन अगर हम आइन की बात करें, हम कानून की बात करें, तो 90 दिन का टाइम है, और डिलिमिटेशन के बाद जैसे इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि नई हल्का बंदियों में भी कुछ ज्यादा खातिर सीटों का इजाफा नहीं हो रहा, ऐसी कोई फर्क नहीं, बहुत ज्यादा फर्क नहीं, बहुत माइनर सा फर्क है, नंबर चेंज होना है और थोड़ी बहुत डिलिमिटेशन पे माइनर सा काम है वो होना है। तो कोई वजह नहीं है कि इलेक्शन को लेट किया जाए, और इलेक्शन कमीशन ने भी इस बात का इजहार किया। सदर साहब तो जा रहे हैं कि जल्दी हो जाए इलेक्शन। सर हम भी चाहते हैं इलेक्शन टाइम पर हो, ठीक है, सब चाहते हैं, लेकिन आप समझ रहे हैं कि मतलब ये काम जल्दी किया जा सकता है। मुझे पता है सिंध के हवाले से अगर मैं बात करूं, इस वक्त सबसे मजबूत शख्सियत कौन है सिंध की? गवर्नर साहब हैं या हुकूमती शख्सियत की बात करें? हाँ सर बिल्कुल। देखिए मैं समझता हूँ कि गवर्नर जो है वह वफाक का नुमाइंदा है, वफाक के साथ उनकी कोलेब्रेशन अच्छी है, कनेक्टिंग नज़र आती है, कनेक्टिविटी उनकी नज़र आती है। वज़ीर आला जो है वो मुश्तरका तौर पर वो उनका नाम आया है सामने। जो चीफ एग्जीक्यूटिव होता है वो सीएम ही होता है, गवर्नर जो होता है वो फेडरल का नुमाइंदा होता है, और उनका जो रोल है वो अदा कर रहे हैं। लगता है आपको कि गवर्नर से ज़्यादा पावरफुल है एज कम्पेयर टू वज़ीर आला? नहीं मुझे नहीं लगता, मुझे कोई ऐसी बात नजर नहीं आती। मैं समझता हूँ कि चीफ एग्जीक्यूटिव जो होता है वो चीफ एग्जीक्यूटिव वो ज़्यादा आइन के हिसाब से। ठीक है, आपसे मजीद गुफ्तगू करेंगे, लेकिन आज एक छोटा सा वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। देखते रहिए प्रोग्राम खबर की खबर। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक बार आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में खबर की खबर। मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे इलेक्शंस के हवाले से कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने ख़त लिखा है सदर मुमलिकत को, उनके ख़त के जवाब में जिसमें उन्होंने मुलाकात का भी कहा था और इलेक्शन की हतमी तारीख के हवाले से बात की गई थी, तो साफ तौर पे बता दिया गया है कि इलेक्शन एक्ट में तरमीम के बाद अब जो है वो इलेक्शन की तारीख देना सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन कमीशन का काम है, और इलेक्शन कमीशन इस बात का मजाज है कि वो इलेक्शन की तारीख दे। बहरहाल नाज़रीन, हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं इकबाल खान साहब, रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, और वीडियो लिंक पे हमें ज्वाइन किया है रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून आसिफ बाजवा साहब ने। अस्सलाम वालेकुम आसिफ बाजवा साहब, खुशामदीद कहते हैं सर आपको। हमारे साथ मौजूद हैं, चले उनसे भी बात करेंगे। इकबाल खान साहब से पहले बात हो रही थी ब्रेक से पहले। सर मुझे ये भी आपसे जानना चाहूँगा कि यानी अगर हम बात करें कराची के मसाइल पे थोड़ी सी मज़ीद बात करते हैं। कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड की जानिब से जो है वो सीवरेज के कवर्स की एक फैक्ट्री लगाई गई कि जी ये बन रहे हैं, लोग उस पर भी तनकीद का निशाना बना रहे हैं कि जी ये कोई काम है कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड का कि ये गटर के ढक्कन बना रहे हैं। क्या कहेंगे आप? काम तो है, काम तो है। एक ना खुशगवार वाकया जिसकी मजम्मत भी हुई, जिसका दुख भी 300 ढक्कन अब डेली बन रहे हैं, जिसका दुख भी हुआ, और वो मलीर के इलाके मेमन गोट में हुआ। बिल्कुल वो हाईलाइट भी हुआ, एक मासूम बच्चा उसका शिकार हुआ। बदकिस्मती से हम जिस माशरे का हिस्सा हैं वहाँ लोग गटर के ढक्कन चुराकर उनमें लगा स्टील भी तोड़कर बेचते हैं। बिल्कुल बदकिस्मती से हम उसी माशरे का हिस्सा हैं जहाँ पर सड़क पर लगी बाड़ को जो लोहे की होती है तोड़ लेते हैं, उसको भी तोड़कर बेचा जाता है। बदकिस्मती से स्ट्रीट लाइट के खंबे उखाड़ कर, लाइट तो बहुत बड़ी बात है सर, उसको भी निकाल कर बेच दिया जाता है। चलती बिजली में से इलेक्ट्रिक के वायर काट लेते हैं। तो हम बदकिस्मती से नशे के आदी लोग हैं उनसे वो कुछ भी काम करा
और मैं तो ये कहूँगा कि नशे के आदि लोगों के अलावा भी कुछ जो है होश में लोग भी ये काम करने लगे हैं। अच्छा, हम उस माशरे का हिस्सा हैं जहाँ पर सीवरेज की लाइनों से चौक करने के लिए बोरियां निकाली, कोई नशे का आदि नहीं डालता, उसको कुछ नहीं मिल रहा। तो ये इसी शहर के रहने वाले लोग आपको और मुझे, या जिनको जो अरबाब इख्तिदार होते हैं, उनको बदनाम करने के लिए ये काम भी किया जाता है। ये हम उस शहर में रहते हैं। अब सीवरेज के ढक्कन जो है, किसने डाली थी सर माजी में होता रहा है, कई सालों से होता रहा है, कई सालों से होता रहा है, और हम किसी पर इल्जाम नहीं लगाते। लेकिन इस शहर का हिस्सा होंगे ना, फरिश्ते तो आके नहीं डालते वो तो। लेकिन सर वसीम अख्तर साहब ने तो आपकी हुकूमत पर इल्जाम लगा दिया था। देखिए, मैं समझता हूँ कि कोई अपने घर में आग नहीं लगाता अपने हाथों से। ये जहन में रहे, ये तो बहुत आम सी बात है ना डॉक्टर साहब, ये तो कोई सोचने की बात ही नहीं है। आपके घर में एक बल्ब अगर खराब हो जाए तो आपको दिन रात बेचैनी रहेगी कि फिर आपके ख्याल में ये बदले के तौर पे फिर दूसरे नालों में बोरियां डालेंगे? मैं ये समझता हूँ कि पॉलिटिकली कराची में कौन बोरियां डालेगा? पॉलिटिकली बदनाम करने के लिए, किसी को सियासी तौर पर डैमेज करने के लिए इस तरह की एक्टिविटी होती हैं। मैं किसी सियासी जमात पर इसका इल्जाम नहीं लगाता हूँ, लेकिन ये जरूर कहता हूँ कि जो लोग ये अमल करते हैं वो नशे ही नहीं होते, वो होश में होते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर फायदा किसको पहुंचेगा सर? यकीनन उनको पहुंचता है जो पॉलिटिकल सियासी जमात को पहुंचेगा, सियासी मुखालफिन को जो नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, वो कोई भी हो सकता है। तो ये तो बहुत आम सी बात है, और ऐसा हुआ है, और ऐसा मैंने खुद प्रैक्टिकली कई बार खुद देखा है, और खुद खड़े होकर मैंने ये बोरियां निकालवाई एज ए स्पेशल असिस्टेंट। जब अपने ज़िले में बारिशों के ज़माने में जब बहुत काम होता था, तो जब हम निकलते थे बाहर, तो हमने ये महसूस किया कि ये कई जगह पर हमें इस किस्म की शिकायत हमने खुद अपनी आंखों से देखी है, और खुद हमने उसको सफाई करवाया खड़े होके। तो जहाँ से ढक्कन बनाने की बात है, गटर के ढक्कन बनाए जा रहे हैं, कोई फैक्ट्री नहीं लगाई, उन्हीं उसी डिपार्टमें से, वाटर एंड सीवरेज बोर्ड से, उसी डिपार्टमेंट में, उसी की लैंड पर, उन्हीं के जरिए ये जो है ढक्कन बनाए जा रहे हैं। और ये माजी में पहले भी होता था, ऐसा नहीं है। अब जो ये काम प्राइवेट कंपनीज को जब दिया करते थे, तो उसके मुकाबले में जब सिटी गवर्नमेंट ने ये काम अपने हाथ में लिया, बजट का भी फर्क आ गया, और जो है ये शिकायत भी दूर हो गई कि जनाब ये शॉर्टेज है, कंपनी बना नहीं रही, पेमेंट्स नहीं हुई। तो अब कंसल्ट डिपार्टमेंट जब इसको बना रहा है, तो ये शिकायत आहिस्ता आहिस्ता दूर हो जाएगी। और इतना बड़ा शहर है हमारा, इतने बड़े शहर में ये जो कहीं अगर कोई वाकया हो जाए, मासूम बच्चा, ना समझ बच्चों के साथ ये नुकसान होता है, बड़ों के साथ नहीं होता, ये बच्चों के साथ ही होता है। तो हमने और आपने मिलकर, बिल्कुल। अच्छा, आसिफ बाजवा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, खुश आमदीद कहते हैं प्रोग्राम में। बाजवा साहब, मेरी आवाज़ सुन सकते हैं आप? जी बाजवा साहब, इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से ख़त का जवाब दिया गया है, और इलेक्शन की तारीख अब इलेक्शन कमीशन की जानिब से दी जाएगी। क्या समझते हैं, कब होने जा रहे हैं इलेक्शंस? क्या मतलब तैयारियां तो चल रही होंगी आपकी पार्टी की जानिब से इलेक्शन की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे वक्त दिया। सर देखें, जब कौमी सलामती कमेटी का एक इजलास हुआ, जिसमें तमाम वज़राए आला ने, प्राइम मिनिस्टर ने, और दीगर जो पॉलिटिकल लीडरशिप थी, सब लोगों ने अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान एक इजलास किया, और वो उस इजलास में एमिकेबली ये डिसाइड हुआ, ये तय हुआ कि जो आइंदा होने वाले इलेक्शन है, वो जो नए सेंसेस हुए हैं उनके मुताबिक उनकी डिलिमिटेशन होगी, और फिर इलेक्शन होगा। ठीक। तो उसकी वजह ये थी कि अगर ये काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट ने, CCI ने सिर्फ मर्दमशुमारी को इंडोर्स कर दिया, बाकी तो कवानीन के तहत खुद ब खुद, देखिए, मर्दमशुमारी इंडोर्स कर दी गई। इस बात का फैसला कि नई हल्काबंदियों के तहत होंगे या पुरानी हल्काबंदियों के तहत होंगे, ये इलेक्शन कमिश्नर ने करना है, इलेक्शन कमीशन ने करना है। ये भी इलेक्शन कमिश्नर ने भी, आपके इल्म में है कि इलेक्शन कमीशन ने भी यही काम करना है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन कहता है। नंबर 2। नंबर 3, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जनाब सदर आरिफ अलवी साहब के इल्म में है, ये बिल्कुल दुरुस्त बात है, उनके इल्म में है कि उन्होंने एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है कि हम नई हल्काबंदियां करने जा रहे हैं। तो फिर उनको इलेक्शन की मुतल्लक उनको खत लिखने की या उसमें इंटरफेरेंस की कोई जरूरत नहीं थी एज सच अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन चूंकि इससे पहले भी उनकी कोई इतनी अच्छी हिस्ट्री नहीं रही है कि वो उन्होंने कभी भी तामन नहीं किया जो गवर्नमेंट थी, तो मैं ये समझता हूं कि 4 महीने उन्होंने कहा है कि विद इन 4 months 120 days वो कहते हैं कि हम इसकी जो सेंसस की जो हल्का बंदियां हैं, नए सिरे से डिलिमिटेशन, वो भी कर लेंगे। और उसके साथ साथ उन्होंने कहा है कि हम जो सूबाई लोकल सतह पे
जो लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन है हम उनकी भी हल्काबंदियां साथ ही एक ही काम में एक ही वक्त में दोनों काम कर लेंगे। ठीक। तो मैं ये समझता हूं कि ये अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन है। और उसके बाद जो 90 दिन होंगे जब ये डिलिमिटेशन रहेगी, मेरा ख्याल है डेड श्योर अबाउट इट कि इलेक्शन विल बी हेल्ड इन द पाकिस्तान। ठीक है। अच्छा मुझे बताएं सर, नवाज शरीफ साहब वतन वापस आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं? देखिए, मैंने इससे पहले भी आपने कई दफा ये क्वेश्चन किया और मैं बड़े अदब से और अपनी जो मेरे दूसरे पॉलिटिकल लीडरशिप है, मैं बड़े अदब से ये गुजारिश करूंगा। इससे पहले कई सालों से ये चलती रही बात कि अब आ रहे हैं, अब जा रहे हैं, अब नहीं आ रहे, अब आ रहे हैं, ये हो गया। मैं एक ही बात कहता हूं बीइंग पॉलिटिकल वर्कर ऑफ पीएमएलएन कि जब मियां नवाज शरीफ साहब अपने मुंह से कोई डेट अनाउंस करेंगे वो फाइनल डेट होगी। और एक बात तय है सर, वो बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं। मुझे बताइए अब क्या वजूहात क्या है? अब तो बीमारी नहीं है, कोई सेहत माशाल्लाह अच्छी है, नजर आ रहे हैं मीडिया से बात करते हुए। जिस तरह मतलब जो कहा गया था कि सेहत खराबी की वजह से गए थे, अब तो सेहत खराब भी नहीं है। अब क्या चीज उनको रोक रही है? या क्योंकि कहा यह जा रहा है कि शायद 16 सितंबर के बाद भी नवाज शरीफ साहब वतन वापस नहीं आए शायद। सर मैं आपको ना बिल्कुल क्लियर वर्जन देने जा रहा हूं। जी जी। देखिए, पहली बात तो ये है कि चाहे उनको जेल के अंदर जाना पड़े, इससे पहले भी वो खुद उनको उनकी गैर हाजिरी में सजा सुनाई गई थी और उनके इल्म में था कि मुझे जहाज से बाहर नहीं निकलने दिया जाएगा और वही हुआ। वो आ गए और वो सीधे सीधे अंदर चले गए, उनकी बेटी भी साथ चली गई। अब ये जो बात आप करते हैं कि क्यों नहीं आ रहे, मैं आप बड़ी क्लियर कट आपसे बात करना चाह रहा हूं। देखिए, जब से आज की पाकिस्तान की जो सुप्रीम कोर्ट है उसके फादल जज साहब जो हैं, जो चीफ जस्टिस हैं, जिनको उमर अताब इंदियाल साहब कहते हैं, वो ये समझते हैं कि पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट का नाम जो है वो 3 जजों पर मुश्तमिल है और चौथे वो जो चीफ जस्टिस साहब है वो है। रिकॉर्ड गवाह है कि पीडीएम के खिलाफ या पीएमएलएन के खिलाफ कोई भी केस हुआ है तो उसमें पीडीएम को या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को उनकी कोर्ट से कोई रिलीफ नहीं दिया गया। ठीक। और उनकी अपनी अदालत में अपनी सुप्रीम कोर्ट के फादर जज साहबान कहते रहे कि फलां मैटर में आप फुल कोर्ट रेफरेंस बना दें या लार्जर बेंच बना दें। ठीक। लेकिन उन्होंने क्या किया कि ना लार्जर बेंच बनाया ना फुल कोर्ट बेंच तो सर, बनाया। 16 सितंबर के बाद तो हालात मुख्तलिफ हो जाएंगे ना, या फिर भी नहीं होंगे? उमर अताब इंदियाल साहब की रिटायरमेंट की बात तो फिर आप समझते हैं कि फिर तो ये जवाब भी नहीं रहेगा ना? मैं अर्ज करता हूं और यही वजह है कि हम 16 सितंबर का इंतजार कर रहे हैं और 16 सितंबर के बाद देखेंगे कि अदालतें जो है, जो नई कानून साजी हुई है कि देखें। तो सर यानी जब तक अदालतें आपकी मतलब की नहीं होती उस वक्त तक मियां साहब नहीं आएंगे? नहीं, मतलब बात तो यही निकलती है ना सर कि अदालतें और जजेस अब मतलब के होंगे तो फिर आएंगे। सर नहीं, ये बात नहीं है। देखिए ना, ये राइट होता है। देखिए, चेयरमैन पीटीआई ने अदम एतमाद किया है इस्लामाबाद हाईकोर्ट के ऊपर। वो क्यों किया है? तो उनके खिलाफ फैसले आ रहे हैं ना सर, इस वजह से आपके खिलाफ भी फैसले आए, इसलिए आप अदम एतमाद कर रहे हैं। ये राइट है। तो हाँ। ये सिविल जज के खिलाफ, सेशन जज के खिलाफ और ये सब अदालतों में लोगों को राइट है कि अगर आप किसी को आप नहीं सुनाना चाहते केस और अगर आपके पास वैलिड ग्राउंड हो, लीगल ग्राउंड हो, तो वो केसेस जो है वो ट्रांसफर भी किए जाते हैं। तो मैं ये समझता हूं कि दो बातें मुझे मौका दीजिएगा। पहली बात यह है, सर आप ही को मौका दिया हुआ है, आप फरमाइए। जो जज अरशद साहब हैं, हाँ। जिन्होंने मियां नवाज शरीफ साहब को एक मुकदमे में 7 साल सजा दी और दूसरे में क्विट किया, उनकी स्टेटमेंट आई कि मुझसे जबरदस्ती ये फैसला लिया गया और उनको ये स्टेटमेंट देने की बिना पे नौकरी से निकाल दिया गया। ठीक। लेकिन जिस शख्स के खिलाफ झूठी और प्रेशराइज करके गलत तौर पे अकामा की बुनियाद पे नाम लेके, अकामा की पनामा का नाम लेके, हालांकि उनका नाम पनामा में नहीं था, अकामा की बुनियाद पे बेटे से तनख्वाह ना लेने की बुनियाद पे उनको डिस्क्वालीफाई किया गया
जज को नौकरी से निकाल दिया, लेकिन जो उसमें जो अग्रीव्ड पर्सन था उसको रिलीफ नहीं दिया गया। ठीक। नंबर टू देखें, ये बात दुरुस्त है कि इससे पहले सर, लेकिन जब अपने भाई की हुकूमत में नहीं आए तो फिर निगरान सेटअप में तो आना मुमकिन नहीं लगता। कर रहा मैं सर ला पे बात कर रहा हूँ, ला पे देखें सर, मां सवाए मियां साहब के और मियां साहब के बाद जहांगीर तरीन साहब को, इससे पहले भी और उसके बाद भी किसी को फॉर लाइफ डिस्क्वालीफाई नहीं किया गया। सर अब तो रिलीफ मिल गया ना, अब तो कवानीन चेंज हो गए, अब तो वो चीज नहीं रही, अब तो फॉर लाइफ नहीं, तो लिमिटेड टाइम के लिए। ठीक। आपकी तरफ दोबारा आता हूँ आपसे सर, दोबारा इस पे बात करेंगे। क्या कहते हैं इकबाल साहब, इनका कहना ये है कि नहीं जी वो बस कोर्ट्स का कुछ मसला है, और आप समझते हैं मुल्की हालात इस काबिल हैं कि इस वक्त जो है वो नवाज शरीफ साहब आएंगे? आसिफ वाजवा साहब की एक बात को तो मैं दुरुस्त कहूँगा कि जिस तरह बंदियाल साहब का जिक्र आता है, और जब भी उनका जिक्र आता है तो ये बिल्कुल एक पोर्ट्रे आ जाता है कि जनाब ये एक बाइस्ट। सर ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट हो जाएगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट मैं अपने तमाम सियासी जमातों को चले हम जनरल रिमार्क्स मैं तो नून लीग के फेवर में बात नहीं कर रहा, मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ। जो जनरल परसेप्शन क्रिएट हो गया है वो यही है कि जनाब किसी के हक में फैसले जाते हैं और किसी के खिलाफ जाते हैं, तो ये परसेप्शन तो उनके लिए बना हुआ है। अगर परसेप्शन यही है तो फिर मेरा ख्याल है कि 16 के बाद मियां साहब को आ जाना चाहिए। अगर जो ये परसेप्शन नहीं है तो फिर किसी प्रोग्राम में बाजवा साहब के साथ बैठेंगे, फिर ये सवाल बिल्कुल वैलिड होगा। 16 के बाद दोबारा 16 के बाद बाजवा साहब से सवाल किया जाए तो मैं समझता हूँ कि मुझे भी ये सवाल कर लेना चाहिए कि जनाब अब मियां साहब कौन सी डेट देने लगे। पार्टी नून लीग को कितना टफ टाइम दे सकती है पंजाब में? देखिए पॉलिटिकल पार्टी तैयारी तो बहुत की है, देखिए दोनों एक अरसे तक लाहौर बैठे रहे हैं और पंजाब में कोशिश की है कि देखिए डॉक्टर साहब पता क्या है, अब इलेक्शन की जो सियासी जमातें होती है ना वो डिफरेंट होती हैं, और जब आप गवर्नमेंट बनाने जाते हैं, नंबर्स की बात जब हो जाती है तो सिचुएशन डिफरेंट होती है। कि जब आप इलेक्शन में जाते हैं, पीटीआई का अपना मंशूर है, नून लीग का अपनी लाइन ऑफ डायरेक्शन है, पीपल्स पार्टी की अपनी डायरेक्शन है, तो सब अपनी डायरेक्शन में जाके इलेक्शन लड़ते हैं। जब आप इत्तेहाद में होते हैं तो अपना मैनिफेस्टो आप अलग नहीं करते, अपना मैनिफेस्टो उनके साथ जोड़ नहीं लेते, वो सब अलग अलग ही होता है। तो आप अपने मैनिफेस्टो के साथ जाते हैं और उसी मैनिफेस्टो के साथ पीपल्स पार्टी अपने जो इलेक्शन कैंपेन है उसमें जाएगी। उसमें अब नून लीग के साथ हमारा मुकाबला होता है या किसी भी सियासी जमात के साथ हमारा मुकाबला होता है, हम अच्छी डेमोक्रेसी को परवान चढ़ाने के लिए एमक्यूएम और जीडीए का एक तरीके से उनका एक सेटलमेंट हुआ है, या आप उसको कह लें अरेंजमेंट है जीडीए के साथ। एमक्यूएम के साथ आपकी अच्छी कोऑर्डिनेशन रही है हुकूमत में पिछले 5 साल में, यानी खासतौर पर इन 16 महीनों में तो बहुत अच्छी रही, एग्रीमेंट्स रहे, चीज़ें रही। लेकिन अब ऐसा लगता है कि एमक्यूएम जो है वो चाहती है कि कराची और हैदराबाद में आपको यानी मुकाबला करे, टफ टाइम दे। कहीं ऐसा ना हो कि उसका मैंडेट पहले तो पीटीआई के पास गया था, अब ये ना हो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या दूसरी जमातों के पास जाए, देखिए जमात इस्लामी के पास। एमक्यूएम को कभी भी मुकाबला करने से किसी सियासी जमात ने नहीं रोका, और उनका हक है कि वो समझें कि हमारा मुकाबला किसी सियासी जमात के साथ है तो उनको मुकाबला करना चाहिए। और जहां तक पीपल्स पार्टी का ताल्लुक है, और अगर एमक्यूएम ये समझती है कि हमारा मुकाबला पीपल्स पार्टी के साथ है, तो इस बात को इस तरह मान लेना चाहिए कि पीपल्स पार्टी सिंध के शहरी इलाकों में एमक्यूएम से ज्यादा ताकतवर नजर आती है, इसलिए एमक्यूएम अब हमारा मुकाबला करने की तैयारी कर रही है। जहां तक एमक्यूएम के मैंडेट की बात है, देखिए बल्दियाती इलेक्शन में शायद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाहिद सियासी जमात थी जो एमक्यूएम को राजी करने की कोशिश कर रही थी कि आए बल्दियाती इलेक्शन में शामिल हो जाएं, लेकिन बहुत माजरत के साथ 2016 के बाद एमक्यूएम का जो सिनेरियो है वो डिफरेंट हुआ है। अब एमक्यूएम जो वो लॉस कर गई है, अब उसको कितना रिकवर करने में कामयाब होती है वो आने वाला कोई भी इलेक्शन उसको बताएगा। लेकिन सबक तो हमने ये देखा कि 2016 के बाद जितने भी इलेक्शन हुए, चाहे वो जनरल इलेक्शन थे, चाहे वो कंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन थे, चाहे वो जिमनी इलेक्शन थे, एमक्यूएम जो है वो पस्ती में ही गई है। उनके नंबर्स कम हुए हैं। कह रहे थे कि एमक्यूएम हिस्सा ले ले। जी हम बिल्कुल कन्विंस करे थे, और हमारी ख्वाहिश भी थी कि मुकाबले की फजा बराबर की बुनियाद पर हो, कम से कम। लेकिन वो डे टू डे पोजीशंस चेंज हो रही थी। कभी आप लोग जैसे बयानात आते थे एमक्यूएम के खिलाफ और आप कहते थे जी वो ऐसे ही मतलब वो कर रहे हैं, मैं सादा उसके बाद कहीं आप डिलिमिटेशन आपने जो है ना वो चेंज कर दी और वो डिनोटिफाई कर दिया। सादा लफ्जों में कहा कि इलेक्शन की पॉलिटिक्स डिफरेंट होती है, जब आप इक्तिदार में होते हैं और आपको कोलिशन गवर्नमेंट बनानी पड़ती है तो सिचुएशन सिनेरियो डिफरेंट होता है, गुफ्तगू के अंदाज भी चेंज हो जाते हैं। इसलिए भी करते थे ना कि जो एग्रीमेंट था, मुआहिदा था हुकूमत पीडीएम की फॉर्म करने में, उसमें भी कुछ चीजें बातचीत जरूर थी। हाँ,
कुछ कमेंटमेंट्स उनकी थी, कुछ एडमिनिस्ट्रेटर हमारी कराची थी, आपने उनकी फरमाइश पे वो लगाया था, हुई, उनकी वो फरमाइश हुई। पे। और जाहिर है जब गवर्नर सिंध आपने लार्जेस्ट लगाया, इंटरेस्ट होता है उनकी फरमाइश तो पे। आपने जब कोलिशन गवर्नमेंट होती है तो आपने दो बातें अपनी और एक किसी और की माननी होती है, वो सब कुछ ठीक। हुआ, हाँ इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर ये कोई कहे कि जनाब हमने कोई लिख के दिया था, कहीं जरदारी साहब ने साइन किए थे, कहीं खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब के साइन थे, तो शायद मेरे इल्म में कोई ऐसी बात नहीं है। अच्छा, मतलब वो जो गवर्नर जरदारी साहब के लिए मशहूर है, जो वो कहते हैं, और जो बाकी चीजें जो जरदारी साहब के लिए मशहूर है, जो हाँ। कहते हैं वो अपना वादा पूरा करते हैं, हाँ। वो दोस्तों के दोस्त हैं, वो यारी को निभाते हैं, कमिटमेंट को पूरा करते हैं, और इस तरह की कोई बात मेरे इल्म में है जो उन्होंने पूरी की है। जो कमिटमेंट्स Yes. की गई थी वो तमाम कमिटमेंट्स पूरी Yes, हो काफी गई, इसके हद तक। अलावा भी थी काफी हद जो तक नजर आई वो भी थी और जो नई नजर आई वो भी हो थी। सकता है कुछ रह गई हूँ, टाइम कम था। अच्छा, वो अगली 10 ईयर में पूरी हो जाएगी। मे बी। चले, अच्छा बाजवा साहब आपकी तरफ आते हैं सर, क्या कहेंगे सर, मतलब ये जो नई मरदमशुमारी पर मुझे यानी इन शॉर्ट बता दीजिए क्योंकि वक्त कम है। आप समझते हैं कि आप लोगों को प्रॉपर टाइम मिल जाएगा इलेक्शन की तैयारी का, जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन का इस वक्त हमें जो रवैया नजर आ रहा है? देखिए, मैं ये समझता हूं बीइंग पॉलिटिकल वर्कर ऑफ पीएमएलएन कि हमें तो सूट करता है कि फौरी तौर पे इलेक्शन हो जाना चाहिए इस वक्त जो पंजाब में सूरत हाल है। सर ऐसा है वाकई आपको ये सूट करता है कि इलेक्शन थोड़ा 4-5 महीने के बाद हो? आप कह तो रहे हैं, लेकिन जो तमाम चीजें की गई, देखिए सर आपके वजीर आजम थे मुल्क में, शहबाज शरीफ साहब की जानिब से जिस तरह मरदमशुमारी को इंडोर्स किया गया और तमाम चीजें हुई, वो तो सर साफ नजर आता है कि कोशिश यही की गई थी कि इलेक्शन 90 दिन में नहीं, वरना असेंबलियां तहलील नहीं होती ना। अगर आपको इतनी जल्दी इलेक्शन चाहिए थे तो इलेक्शन सर आप असेंबलियों की मुद्दत पूरी होने देते, 60 दिन में इलेक्शन हो जाते। नहीं, कहने की हद तक तो आप कह सकते हैं कि जी बहुत जल्दी चाहिए थे, फौरन चाहिए थे, लेकिन सर एक्शन से ऐसा नजर नहीं आता बाजवा साहब, ये बात तो फैक्ट है ना। लेकिन सर मैं अर्ज करूं कि जो वो उन्होंने कौमी सलामती कमेटी का इजलास बुलाया और उन्होंने प्रूव किया, सर असेंबलियां 2 दिन पहले तोड़ी गई, अगर नहीं तहलील की जाती तो ये इलेक्शन 60 दिन में होने थे ना। थे कि 90 दिन हमें चाहते थे कि 60 दिन कम है, 90 दिन जरा ज्यादा बेहतर अच्छा, हो जाए। 90 दिन में आप चाह रहे थे, 60 दिन में नहीं चाह रहे थे। ठीक है बाजवा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। इकबाल खान साहब कोई लास्ट वर्ड देना चाहेंगे? देखिए, लास्ट वर्ड यही होगा मेरा कि मैं समझता हूँ कि इलेक्शन जो है डेमोक्रेसी को परवान चढ़ाने के लिए, और हमारे मुल्क की ज़रूरत भी यही है, जिस वक्त मुल्क जिस नहज पर है उसमें इलेक्शन हो जाना ज़रूरी है। टाइम पर हो जाए तो बहुत ही अच्छी बात है, 10-15 दिन 20 दिन महीना तो चलें अफोर्ड कर लिया जाएगा, लेकिन अगर उसको लंबा किया तो शायद मुश्किलात बढ़ जाएंगी और ज़्यादा ऐसे नहीं होना, पैनिक सिचुएशन हो जाएंगी, पॉलिटिकल पार्टीज का एतमाद भी शेक होगा, पाकिस्तान में रहने वाली आवाम भी मायूस हो जाएंगे। मैं समझता हूँ कि इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए, सबको अपनी पंजा आजमाई करनी चाहिए, लोग किसके साथ हैं इसका फैसला हो जाना चाहिए। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया इकबाल खान साहब, आपने प्रोग्राम के वक्त निकाला। आसिफ बाजवा साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम का अख्ताम पर पहुंचता है, मुझे बुलंद इकबाल को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।